लेंगे कि लास्ट सेशन में हमने क्या कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, तो लास्ट सेशन से हमने पॉइंटर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। पॉइंटर क्या है? क्योंकि पॉइंटर जो है हमारा, पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर बेसिकली किसके लिए डिजाइन किया गया है कि टू स्टोर द वेरिएबल ऑफ अनदर एड्रेस। फिर वो वेरिएबल कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है, चाहे वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो या फिर फ्लोट टाइप का हो, कोई भी टाइप का आपका वो वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, डबल टाइप का हो या फिर आपका वेरिएबल जो है या फिर आपका वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप का भी हो सकता है। कोई भी टाइप का आपका पॉइंटर वेरिएबल हो सकता है। वहां पर पॉइंटर के लिए आप कोई भी डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा वेरिएबल है कि जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल है, और उसको एड्रेस स्टोर करने के लिए आप पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हो, तो वो जो पॉइंटर वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे उसका डेटा टाइप कैसा होना चाहिए कि इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटीजर वेरिएबल के लिए पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो। सेम वे में अगर आपका पास फ्लोट वेरिएबल है, उसके लिए आप पॉइंटर बनाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से फ्लोट वेरिएबल के लिए भी पॉइंटर को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। सेम वे में अगर कैरेक्टर के लिए आपको पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, तो आप इस तरीके से कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है कि वो जो क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? तो कि एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, दूसरे किसी भी वेरिएबल का वो एड्रेस स्टोर करेगा। बाद में हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो भी एड्रेस स्टोर किया गया है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, तो कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पर मेमोरी में जो भी वैल्यू अवेलेबल है उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्स वेरिएबल है। ठीक है, और मेरे पास P1, ये जो P1 है वो क्या है, आपका पॉइंटर है। सेम वे में P2 भी आपका क्या है, पॉइंटर है। और P3 भी आपका पॉइंटर है। और यहाँ पर P4 भी आपका पॉइंटर है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सारे जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर आप एक्स वेरिएबल का जो एड्रेस है वो स्टोर करवा सकते हो। यानी कि ये जो सारे पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, किसको रिफर कर रहे हैं, तो कि हमारे एक्स वेरिएबल को रिफर कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है? कोई बता सकता है? यस सर। यस, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर का काम क्या है, सिर्फ वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है। बाद में उस एड्रेस को किसी दूसरे पॉइंटर के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। चाहे जितने चाहे उतने पॉइंटर आप कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का सिनारियो अगर आपको डेवलप करना है तो आपको क्या करना होगा, तो कि आपके पास पहले क्या होना चाहिए, आपके पास पहले क्या होना चाहिए, एक तो इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, एक्स। बाद में क्या चाहिए आपको, तो ये फोर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इंटीजर टाइप के पॉइंटर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। पॉइंटर P1, पॉइंटर P2, पॉइंटर P3 एंड पॉइंटर P4। इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंटर को क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। बाद में हमें क्या करना है कि हर एक पॉइंटर के अंदर हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू स्टोर करनी है, तो क्या, एड्रेस ऑफ एक्स वेरिएबल। एक्स वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको स्टोर करना है। तो एक्स वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको हम रिफर कैसे करेंगे,
तो कि वहां पर हम एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और x यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल नाम, ताकि x का एड्रेस को वो पॉइंट आउट कर सके। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि P1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, सेम वे में P2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, सेम वे में P3 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x एंड P4 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। तो ये जो स्टार स्टेटमेंट लिखे उससे क्या हुआ कि हमने P1, P2, P3, P4 हर एक जो पॉइंटर है, 4 डिफरेंट पॉइंटर, उसके अंदर मैंने किसका एड्रेस दिया, तो कि x का। ठीक है, अब मैं स्टार P1 करके अगर मैं वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो कि x की। सेम है, मैं अगर मैं स्टार P3 करूंगा तो किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो कि x3। क्यों x की वैल्यू प्रिंट होगी दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों वेरिएबल किसको रिफर करते हैं, दोनों जो ये पॉइंटर वेरिएबल है किसको रिफर करते हैं, उसकी हमारे x वेरिएबल को। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक वेरिएबल को हमने एक से ज़्यादा पॉइंटर से पॉइंट आउट किया। अभी हम क्या करेंगे कि कोई एक पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम एक से ज़्यादा सिंपल वेरिएबल को पॉइंट करवा सकते हैं, कि x को पॉइंट करे, y को पॉइंट करे और z को पॉइंट करे। ऐसा हो सकता है, यस और नो? नो सर, नो सर। एट ए टाइम ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 कर सकते हैं, एट ए टाइम नहीं होगी। यानी कि एट ए टाइम पॉइंटर p वेरिएबल तीन में से किसी भी एक वेरिएबल को ही क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं कि पहले वो x को पॉइंट करे, उसके लिए जो भी हमें टास्क करना वो खत्म हो जाए, उसके बाद हमारा पॉइंटर यही पॉइंटर y के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और सेम पॉइंटर हम z के लिए भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन तीनों के तीनों को एक साथ हम यूज नहीं कर सकते, 1 बाय 1 बारी बारी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि अगर आपके पास 3 वेरिएबल है x, y एंड z और तीनों का डेटा टाइप सेम है, तो उनके लिए आपको एक ही पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेमोरी यूटिलाइजेशन कम होगा। अगर आप हर एक के लिए एक एक पॉइंटर रखोगे तो मेमोरी में अलोकेशन भी 2 वेरिएबल का ज़्यादा होगा। तो ऐसे सिनारियो में आप क्या कर सकते हो कि एक पॉइंटर वेरिएबल की मदद से आप एक से ज़्यादा वेरिएबल का एड्रेस वहाँ पर क्या कर सकते हो, रिफर करवा सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि उन सभी वेरिएबल को आप बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, तो कि पहले हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एक्स वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाएंगे। उसके बाद जो भी टास्क करेंगे उसमें हम स्टार p लिखेंगे, तो किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, x की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, x का टास्क खत्म हो गया तो हम क्या कर सकते हैं बाद में, कि p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ y करेंगे। तो एक्चुअल में जो पहले से ही x वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हुआ रहेगा p के अंदर, पॉइंटर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा और उसकी जगह किसका एड्रेस आ जाएगा, तो के y का एड्रेस आ जाएगा। जैसे कि सिंपल वेरिएबल में हम करते हैं कि अगर x इक्वल टू 10 है और मैं x इक्वल टू 20 वापस से लिखता हूँ, तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी और नई वैल्यू वहां पर आ जाएगी। तो सेम वैसे ही पॉइंटर के अंदर आप दूसरे किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाओगे असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, तो पुराना जो रेफरेंस है वो चला जाएगा, नया जो रेफरेंस है उसको अब आपका पॉइंटर पॉइंट करने लगेगा। तो अब आपका पॉइंटर जो है वेरिएबल वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो के y नाम का जो भी वेरिएबल है उसको। ठीक है, सेम वे में y के लिए आपने टास्क कर लिया पॉइंटर की मदद से। उसके बाद आप पॉइंटर के अंदर क्या कर सकते हो, आपका जो z वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, यानी कि वैल्यू यानी कि मेमोरी एड्रेस को आप वहां पर स्टोर करवाओगे, उसको रिफर करोगे पॉइंटर वेरिएबल की मदद से। तो अब आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो जहीं कहीं कहीं पर भी यूज होगा इसके बाद में, तो वो किसकी वैल्यू को कंसीडर करेगा, तो क्या जेड वेरिएबल की वैल्यू को वहां पर वो कंसीडर करेगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। सर।
यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कल हमने ये चीजें देखी थी, उसको मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर भी। अगर आपको किसी भी वेरिएबल की एड्रेस को रिफर करना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? एड्रेस ऑपरेटर यानी कि एम्परसेंड साइन का। अगर पॉइंटर वेरिएबल में से यानी कि कोई भी एड्रेस पर से आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम क्या करेंगे? एस्टेरिस्क साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेन ऑफ पॉइंटर। चेन ऑफ पॉइंटर में क्या होगा? कोई एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होगा और जो पहला पॉइंटर वेरिएबल होगा उसके अंदर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका जो ए है वो क्या है? आपका सिंपल वेरिएबल है। ये क्या है? आपका सिंपल वेरिएबल है। डेटा टाइप उसके लिए कोई भी कंसीडर कर सकते हो डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल इंटीजर कंसीडर कर लो तो आपका पॉइंटर P1 भी इंटीजर होगा और P2 भी क्या होगा? आपका इंटीजर होगा। ठीक है, तो पॉइंटर P1 के अंदर क्या है? आपका एड्रेस ऑफ ए। वैल्यू के जगह किसका कौन सा वैल्यू स्टोर है? तो कि ए वेरिएबल का एड्रेस है। सेम वे में P2 पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस है? तो कि P1 वेरिएबल है जो कि अगेन एक क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है। तो उसका एड्रेस आपके पास कहाँ है? तो कि P2 पॉइंटर के अंदर है। समझ में आ रहा है सबको? तो इससे क्या हुआ कि एक पॉइंटर वेरिएबल की मदद से आप दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हो और जो दूसरा पॉइंटर वेरिएबल है उसको अंदर आप किसका एड्रेस है आपके पास? तो कि कोई भी सिंपल जो वेरिएबल होगा उसका एड्रेस है। अगर मैं प्रोग्रामिंग फॉर्म में यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर मेरा क्या होगा? पहले तो मैं इंटीजर ए को डिक्लेयर करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा? इंटीजर P1 जो कि क्या होगा? आपका पॉइंटर होगा एंड पॉइंटर P2। तो इस तरीके से मैं दो अलग अलग पॉइंटर को डिक्लेयर करूंगा और अब मैं क्या करूंगा? P1 के अंदर किसका एड्रेस लूंगा? तो कि ए वेरिएबल का और P2 के अंदर मैं किसका एड्रेस लूंगा? तो कि P1 वेरिएबल का। तो इससे क्या होगा? P2 जो वेरिएबल है वो किसको पॉइंट आउट करेगा? तो कि P1 वेरिएबल को पॉइंट करेगा जो कि अगेन क्या है? आपका पॉइंटर वेरिएबल है। और P1 वेरिएबल किसके एड्रेस को पॉइंट करेगा? तो कि ए वेरिएबल है उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से अगर आप कोई सिनारियो जनरेट करते हो तो इसको क्या बोलेंगे? चेन ऑफ पॉइंटर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। यस सर। और एक चीज, अगर आपको किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवाना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि P2 वेरिएबल है हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, वो दूसरे किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को स्टोर करता है एड्रेस, तो यहाँ पर हमें 2 स्टार लिखने की रिक्वायरमेंट होगी जब हम डिक्लेयर करेंगे तभी, ताकि कंपाइलर को पता चलेगा कि जो ये P2 वेरिएबल है हमारा उसके अंदर क्या हो रहा है? किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप सिंपल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हो तो आपके पॉइंटर वेरिएबल में सिंगल एस्टेरिस्क का साइन लगेगा। अगर किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को आप किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए 2 एस्टेरिस्क का साइन लगेगा। अगर हम इसको इलाबोरेट करेंगे, ठीक है, तो
मैं आपको बता दूं कि सिंगल P1 लिखा है और यहाँ पर आपका इंटीजर टाइप है, तो इसको हम जब रीड करेंगे तो वो किस तरीके से रीड करेंगे? ओके, पॉइंटर टू एन इंटीजर, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल है वो किसको पॉइंट करता है? तो कोई इंटीजर वेरिएबल को वो पॉइंट करता है। ठीक है, सेम वे में अगर मैं P2 के लिए लिखता हूं यहाँ पर हमारे केस में, तो यहाँ पर पहले P2 वेरिएबल किसको पॉइंट करता है? तो कि वो दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को स्टोर करता है, उसके बाद में हम किसी इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करते हैं। तो अगर इस तरीके का नोटेशन है तो उसको हम रीड कैसे करेंगे? ओके, पॉइंटर टू पॉइंटर टू एन इंटीजर। समझ में आ रहा है सबको? इंटीजर की जगह कोई और डेटा टाइप हो सकता है? हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया है। ठीक है, आप कोई भी डेटा टाइप के साथ सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर की है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि स्टार 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 P3, तो उसका रीड कैसे करेंगे हम? कोई बता सकता है? पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू वैल्यू। Pointer to an integer. पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू एन इंटीजर। ठीक है, जब आपका ये पॉइंटर का डेटा टाइप इंटीजर हो तभी। तो इस तरीके का वेरिएबल को हम कब क्रिएट करेंगे? कि जब हमें P3 के अंदर कौन से टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना होगा, कि जो कि एक अगेन पॉइंटर वेरिएबल होगा और उसके अंदर भी दूसरा पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पॉइंटर की चेन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर P2 की मदद से आप क्या करना चाहो, P2 पॉइंटर वेरिएबल की मदद से अगर आप डायरेक्टली ए को रिफर करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे? तो आपको क्या लिखना है वहां पर? स्टार स्टार P2। ठीक है, एक बार नहीं लिखना होगा सर स्टार? 2 बार लिखना होगा, क्योंकि आपका P2 किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है? तो कि P1 का कर रहा है। वो कैसे हम ए तक पहुंचते हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो P2 की फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, ए का एड्रेस क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2004। तो 2004 ए का एड्रेस है, तो यहाँ पर P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2004 आ जाएगी। और P1 का एड्रेस फॉर एग्जांपल क्या होगा आपका? 2008। तो P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 2008। और P2 का जो एड्रेस होगा वो फॉर एग्जांपल क्या है? 2012। तो देखो, पॉइंटर वेरिएबल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको याद रखना है कि कौन सा है। तो कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू के तौर पे आप क्या कर सकते हो? किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा सकते हो, चाहे वो सिंपल वेरिएबल हो या फिर पॉइंटर वेरिएबल हो। कोई से भी टाइप का वेरिएबल का एड्रेस आप पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। एक तो ए वेरिएबल है जो कि सिंपल है, और हर एक का डेटा टाइप हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं? तो कि इंटीजर डेटा टाइप को कंसीडर कर रहे हैं। फिर ए का जो एड्रेस है वो कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं हम? तो कि P1 के अंदर, जो कि यहाँ पर हमने कर दिया। बॉक्स के अंदर जो भी है वो क्या है? वैल्यू है हर एक वेरिएबल की। ठीक है, यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू भी मैं क्या लिख देता हूँ? 20 लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो बॉक्स के अंदर जो मैंने लिखा है वो हर एक वेरिएबल का क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो P1 के अंदर वैल्यू क्या है? 2004, जो कि एक्चुअल में क्या है? हमारा जो ए वेरिएबल है उसका एड्रेस है ये। ठीक है, सेम वे में P2 के अंदर वैल्यू क्या है? 2008, जो कि एक्चुअल में क्या है? P1 में, यानी कि फर्स्ट पॉइंटर जो वेरिएबल है उसका एड्रेस है, जो कि हमने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes. ओके, अब हमें क्या करना है?
कि अगर आपको ए वेरिएबल की वैल्यू है उसको एक्सेस करना है यूजिंग वेरिएबल, तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली ए इस तरीके से लिखोगे तो आप सी प्रोग्राम के अंदर क्या कर पाओगे, ए की वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे। तो एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरी बात कि अगर आप पॉइंटर वेरिएबल p1 है उसकी मदद से आप ए की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना होगा, स्टार पी लिखोगे तो क्या होगा, स्टार यहाँ पर एज इट इज रहेगा, पी का वैल्यू क्या है, तो कि पी का वैल्यू क्या है हमारे पास 2004 है, तो यहाँ पर 2004 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कंपाइलर इसको रीड करेगा। जैसे ही कंपाइलर रीड करेगा ये चीज को तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो स्टार का साइन है वो क्या है, एस्टरिस्क का साइन, यानी कि डी रेफरेंस ऑपरेटर है। ठीक है, क्या है वो, डी रेफरेंस ऑपरेटर है, यानी कि एस्टरिस्क के साइन के साथ में जो भी एड्रेस लिखा होगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो आपको वहां पर मिलेगी। तो यहाँ पर स्टार पी लिखूंगा तो क्या होगा, स्टार 2004, तो उसका मतलब क्या होगा कि 2004 नंबर का जो एड्रेस है वहां पर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पर मिलेगी। तो 2004 एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है, तो के वेरिएबल ए की वैल्यू है 20 है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ए लिखूंगा मैं डायरेक्ट तो भी मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। स्टार पी लिखूंगा तो भी क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो ये P2 वेरिएबल है जो कि अगेन क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, उसकी मदद से मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू को क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 बार पॉइंटर लिखूंगा, ये P1 था, ये P2, 2 बार मैं एस्टरिस्क का साइन लगाऊंगा। तो पहले तो क्या होगा, एस्टरिस्क का साइन एज इट इज रहेगा और P2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या है, तो के 2008, तो स्टार स्टार 2008 रहेगा आपका। अब जैसा ही कंपाइलर इसको रीड करेगा तो कंपाइलर क्या करेगा कि हमारे पास एक एड्रेस उसने रीड किया और एस्टरिस्क का साइन है उसके आगे, तो पहले क्या होगा, ये सारा जो है उसका इवोल्यूशन होगा, यानी कि 2008 नाम का जो एड्रेस है वहां पर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो फर्स्ट एस्टरिस्क है वो एज इट इज रहेगा, तो इसका इलेबरेशन क्या होगा कि एस्टरिस्क का साइन रहेगा और 2008 एड्रेस यानी कि हमारे पॉइंटर P1 का एड्रेस, वहां पर जो भी वैल्यू होगी तो वहां पर वैल्यू क्या है, तो कि हमारे पास 2004 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2004। अगेन ये क्या हो गया आपका, एक एस्टरिस्क का साइन है और दूसरा आपके पास साथ में एड्रेस है। तो कंपाइलर वापस से इसको क्या करेगा, अभी फिर से इवैल्यूएट करेगा। अब वो चेक करेगा कि 2004 नाम का जो एड्रेस है वहां पर कौन सी वैल्यू है, तो कि 2004 एड्रेस पर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, तो कि 20, तो आपको यहाँ पर 20 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अगर मैं सिर्फ स्टार P2 लिखूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, कोई बता सकता है? P1 के एड्रेस 2004। यस, 2000 2004 क्या मिलेगा मुझे, 2004 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि P2 की वैल्यू क्या है, 2008 है, 2008 पर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे मिलेगी। तो 2008 यानी कि P1 पॉइंटर की वैल्यू क्या है आपके पास, 2004 है, तो यहाँ पर 2004 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? ये क्या है, वन टाइप ऑफ आपका एड्रेस है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली क्या करना है, वेरिएबल को रिफर करना है, जो मेन जो वेरिएबल है ए है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, 2 बार एस्टरिस्क का साइन लगाना होगा ताकि आप क्या कर सको, जो मेन वेरिएबल है मेमोरी में वहां तक पहुंच सको। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. अभी हम इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम में, हाँ डाउट है तो पूछो। हाँ सर, ये जो आपने पी के बगल में जो 2 स्टार लगाए ना वो फिर से रिपीट करो ना। यहाँ पर P2 के साथ में Yes, sir. P2 के साथ में हमने Yes, 2 sir. स्टार क्यों लिए, वही ना? हाँ वही। हाँ,
ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करोगे, यानी कि आप फर्स्ट रेफरल होगे। ठीक है, स्टार का मतलब हो क्या होगा, आप कितने रेफरल हो, 1 स्टार होगा तो फर्स्ट रेफरल होंगे, 2 स्टार होंगे तो सेकंड रेफरल होंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर साहब साहब धीमे जरा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए वेरिएबल को हम रिफर करेंगे पॉइंटर P1 वेरिएबल की मदद से। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट रेफरल होगा, फर्स्ट रेफरल होगा तो हम सिंगल स्टार का इस्तेमाल करेंगे कि जिसकी मदद से हम ये 20 वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो P2 है वो क्या है, सेकंड रेफरल है, वाया हो क्या आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, तो कि अगेन पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू आ रहा है। तो हमें 2 बार एस्टरिस्क का साइन यहाँ पर लगाना होगा, एक तो ये के लिए और दूसरा यहाँ तक P2 से P1 तक पहुंचने के लिए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सेम वे में अगर आपके पास कोई यहाँ पर तीसरा पॉइंटर भी है, फॉर एग्जांपल P3, और उसके अंदर आप क्या स्टोर करवा रहे हो, 2012, जो कि क्या है आपका P2 का जो है एड्रेस है। ठीक है, तो P3 की मदद से अगर आपको A का वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको क्या लिखना होगा वहां पर, तो के 3 बार एस्टरिस्क का साइन लगाओगे P3, तो आपको वैल्यू क्या निकल के मिलेगा, 20। ठीक है, तो ये चीजें मैं अभी आपको प्रोग्रामेटिकली दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है वहां पर। तो हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चलते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देते हैं हमारा। आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? Yes, sir. यस सर। ओके, तो हम पहले हमारा जो हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट है, जो इनपुट और आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं stdio.h को। अब हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली हमारा मेन फंक्शन लिख देते हैं कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोड करेंगे पॉइंटर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू में 20 यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ डायरेक्टली। अब मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ, स्टार P1 स्टार P1, और दूसरा मैं वेरिएबल बनाता हूँ स्टार P2। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं स्टार P2 करूंगा तो क्या होगा, वो हम सिर्फ किसको स्टोर कर पाएंगे, सिंपल वेरिएबल को स्टोर कर पाएंगे। अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल को स्टोर करना है तो आपको क्या करना है, 2 स्टार P2 यहाँ पर लिखने हैं, ताकि कंपाइलर क्या करेगा, उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तब वो उस तरीके से वहां पर इवेल्यूट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, P1 के अंदर किसका एड्रेस डाल रहा हूँ, मैं किसकी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो के ए वेरिएबल का एड्रेस P1 को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सेम वे में मैं क्या करता हूँ, P2 के अंदर किसका एड्रेस दे रहा हूँ, तो के P1 का एड्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीना जो किस तरीके से हुआ कि P2 है वो किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पर जो P2 है वो पॉइंट करेगा P1 को, और P1 है वो पॉइंट करेगा हमारे ए वेरिएबल को। तो इस तरीके से हम चेन क्रिएट कर रहे हैं। सेम वे में अगर आपके पास P3 है तो आप P2 को उसकी मदद से पॉइंट करवा सकते हो। तो ऐसे केस के अंदर आपका P3 वेरिएबल होगा, उसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। ठीक है, अभी हम 2 के साथ में जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ वैल्यू को प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर a इज इक्वल टू लिख देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि a का वैल्यू क्या है।
तो पहला जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा है उसमें मैंने जो वैल्यू प्रिंट की है उसमें मैंने किसका इस्तेमाल किया है, सिंपल वेरिएबल का, जैसे कि हम अब तक करते आए हैं। तो उसकी मदद से मैंने डायरेक्ट वेरिएबल के नाम की मदद से मैंने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं क्या करता हूँ कि P1 नाम का जो पॉइंटर है हमारा, उसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, हमारे ए वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टार पी। तो जैसे ही मैं स्टार पी लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सर यहाँ P1 पर ए वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में मैं वापस से प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और इस बार मैं क्या करूंगा, मेरा जो P2 पॉइंटर है उसकी मदद से मैं क्या, हमारा जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 2 एस्टरिस्क का साइन लगाएंगे और पॉइंटर का नाम क्या है, हमारा P2 है। तो अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर हर एक केस के अंदर हमें वैल्यू किसकी मिली है, तो कि हमारा जो ए वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पर तीनों के तीनों केस के अंदर मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साथ में यहाँ पर मैं हर एक वेरिएबल का एड्रेस भी प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैं ए वेरिएबल है उसके साथ में उसका एड्रेस प्रिंट करवाता हूँ। दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा क्या होगा, तो कि एड्रेस ऑफ ए। अब सेम वे में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, %u और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, P1 का एड्रेस। P1 का एड्रेस लिखने से पहले मैं सिर्फ P की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर %u करेंगे और मैं यहाँ पर P2 की वैल्यू लिखता हूँ। %u और एड्रेस ऑफ P। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या हो गया, P1 लिखना पड़ेगा सर। यस यस यस, P1 ओके। उससे पहले कुछ हमारे पास क्या है, ये वार्निंग से, तो उसको अभी हम अवॉइड करते हैं। अभी हमारा आउटपुट क्या है उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिला हमें, पहला स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, तो कि ए वेरिएबल की पहले वैल्यू प्रिंट करवाई, उसके बाद हमने उसका एड्रेस, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 20 है और उसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट को हम कंसीडर करेंगे 852। ए का एड्रेस क्या है, तो कि 852। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में हमने क्या किया, तो पहले तो हमने पॉइंटर P1 है और जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया, यानी कि ए की वैल्यू को, जो कि आपको 20 मिल रहा है। उसके बाद में दूसरे में क्या करवाया हमने, P1 का वैल्यू प्रिंट करवाया। P1 का वैल्यू क्या होगा, तो कि ए वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ पर देखो सेकंड वाला जो है उसमें सेम, जो ये दोनों चीजें है वो क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो यहाँ पर भी क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा 852, जो कि क्या होगा हमारे ए वेरिएबल का एड्रेस। और P1 का खुद का एड्रेस क्या है, तो कि 856 है, 856 है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों प्रिंट हो गए। अब उसके बाद में हमने क्या किया नेक्स्ट में, ओके, P2 की मदद से हमारा जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कराई, तो कि हमें 20 मिली। बाद में हमने क्या किया, P2 वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया, जो कि क्या होगा, आपका P1 वेरिएबल है उसका एड्रेस होगा। तो ये वाला है और ये वाला दोनों क्या होगा, सेम होगा। P2 की एड्रेस हमने प्रिंट नहीं करवाया है,
ठीक है। तो P2 का एड्रेस भी कुछ इस तरीके से होगा, फॉर एग्जांपल 860, जो कि यहाँ पर हमने प्रिंट नहीं करवाया है। समझ में आ रहा है सबको चेन किस तरीके से क्रिएट हो रही है यहाँ पर? यस सर। इसमें किसी को कोई सर डाउट एक है? बार रिपीट करो ना, हाँ जी, एक बार रिपीट करो ना। हाँ ठीक है। यहाँ पर मैं साथ में P2 का एड्रेस भी प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। you address of P2। अब मैं यहाँ पर पूरा का पूरा वापस से ड्रॉ करता हूँ सही तरीके से, ठीक है। तो कि आपका मैं ऊपर जो लिख रहा हूँ वो वेरिएबल का नाम होगा, बीच में आएगा वो उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर ए वेरिएबल का वैल्यू क्या है? 20 है। ये आपका P1 पॉइंटर हो गया, किसको पॉइंट कर रहा है? तो कि ए वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। और ये दूसरा हो गया आपका P2 पॉइंटर, वो किसको पॉइंट कर रहा है? आपके P1 वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पर जो भी एड्रेस का वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल A1 का एड्रेस क्या है? ए वेरिएबल का एड्रेस फॉर एग्जांपल add1 है, ठीक है। जो भी ए वेरिएबल का एड्रेस आएगा वो कहाँ पर स्टोर होगा? तो के P1 की वैल्यू की जगह पर, ठीक है। फिर P1 का भी खुद का कुछ एड्रेस होगा, तो P1 का एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल एड्रेस 2, तो वो कहाँ पर स्टोर होगा? तो के P2 की वैल्यू पर। और P2 का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, एड्रेस 3, इसको हम कहीं पर भी स्टोर नहीं करवा रहे। तो इस तरीके से आपका कुछ सिनेरियो बनेगा। तो हम यहाँ पर वापस से हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे हमें जो कंपैरिजन करना है वो क्या करना है कि P1 का जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? A1 का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हमारा P1 पॉइंटर क्या कर रहा है? A नाम का जो एड्रेस वेरिएबल है हमारा, उसका जो भी एड्रेस है उसको वो क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए कि P1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ A। P1 यानी कि P पॉइंटर P1 की वैल्यू और A वेरिएबल का एड्रेस दोनों सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि P1 के अंदर हम क्या करवा रहे हैं? A वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करवा रहे हैं हम, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? पहले आउटपुट में क्या है आपके पास? पहला स्टेटमेंट में क्या है? तो कि पहले जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो क्या है? ए की वैल्यू है। और दूसरा जो प्रिंट हुआ है वो क्या है? ए का एड्रेस। तो यहाँ पर पहले प्रिंट हुआ वो ए की वैल्यू 20, दूसरा ये आपका ए का एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस देखो यहाँ पर आगे के सारे जो भी डिजिट होंगे वो मोस्टली क्या होंगे? सेम होंगे। हम लास्ट 3 डिजिट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए वेरिएबल है उसका एड्रेस हमें क्या मिला? 388। तो ये जो 388 है वो हमें कहाँ पर होना चाहिए? P1 वेरिएबल की वैल्यू में होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या करवाया? पहला क्या प्रिंट करवाया है? तो कि पॉइंटर वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाया है, यानी कि 20 को। तो सेकंड स्टेटमेंट में पहला क्या होगा? 20 प्रिंट होगा। उसके बाद हमने क्या करवाया है? तो के P1 का वैल्यू क्या होगा? तो के ए का एड्रेस। तो देखो यहाँ पर सेकंड जो वैल्यू मिल रही है वो ए के एड्रेस के एग्जैक्ट मैच हो रही है, क्योंकि वो दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, जो कि हमें पहले स्टेटमेंट में मिली थी। दिख रही है सबको यहाँ तक? यस सर। अब थर्ड जो हमें वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वो क्या है? तो कि P1 पॉइंटर है उसका एड्रेस। P1 पॉइंटर का एड्रेस क्या मिल रहा हमें? तो के 392, ठीक है। उसके बाद के स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं? तो के P2 पॉइंटर की मदद से हम ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, जो कि हमें मिलेगा 20, जो कि यहाँ पर फर्स्ट में मिल रहा है। उसके बाद सेकंड में हम क्या कर रहे हैं? P2 पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि P1 पॉइंटर का जो एड्रेस होगा 392 वो वाला हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो
392 वाला मिल रहा है। और उसके बाद थर्ड हमने क्या प्रिंट करवाया है, तो कि P2 पॉइंटर को हमने डिक्लेयर किया है, तो उसको भी कुछ ना कुछ मेमोरी में एड्रेस मिला होगा, तो वो कौन सा मिला है, 400। तो P2 का एड्रेस क्या हुआ यहाँ पर, 400। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एड्रेस की मदद से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो। और उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या, पॉइंटर वेरिएबल की। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? डाउट है किसी को? No, sir. ओके No, sir. ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंटर एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है, पॉइंटर एक्सप्रेशन आपका। कि अगर आपको सी प्रोग्राम में पॉइंटर यूज करना है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखना है कि a प्लस बी डिवाइड पॉइंटर p। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन लिखना है। पॉइंटर p यानी कि वो किसी भी एड्रेस को क्या करता होगा, वहां पर पॉइंट करता होगा। तो यहाँ पर आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो यहाँ पर देखो, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें ये स्लैश और स्टार का साइन आ गया है एक ही साथ में। तो याद करो कि स्लैश और स्टार का साइन हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कमेंट के लिए। Arithmetic. यस, हम किसके लिए यूज करते हैं ये साइन, कमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम क्या करना चाह रहे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन कंपाइलर इसको इस तरीके से रीड कर लेगा, तो वो क्या उसको कंसीडर कर सकता है, कमेंट में कंसीडर कर लेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब कभी भी आप पॉइंटर एक्सप्रेशन, पॉइंटर वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन में रखो, आप लिखो, तो उसके आगे स्पेस रखो और पीछे भी एक स्पेस रखो, ताकि जो आपका जो है एक्सप्रेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, या फिर इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब पॉइंटर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर आप इस्तेमाल करो तभी। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, दूसरा और है कि अगर आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने स्टार P1 लिखा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी क्या आएगा आपका, सेम एस्टरिस्क का साइन आएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, बीच में स्पेस रखो, या फिर आप क्या कर दो, यहाँ पर स्टार P1 स्टार P2 इस तरीके से पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करो, या फिर आप बीच में क्या रखो, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस रखो, ताकि कंपाइलर है वो सही तरीके से आपका एक्सप्रेशन पढ़ सके और उसका मीनिंग चेंज ना हो सके। ठीक है, ठीक है sir. Okay, sir. Okay, sir. ओके, तो यहाँ पर ये स्लाइड में इतना ही डिस्कशन था हमारा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट जो है कि अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना हो, तो कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास दो इस तरीके से पॉइंटर P1 एंड पॉइंटर P2 वेरिएबल है, तो P1 प्लस P2 आप लिख सकते हो, यस और नो? यस सर। याद रखना पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम क्या कर पर रहे ये हैं, दोनों एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं या अलग अलग? देखो फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके का मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है,
इस तरीके का मेमोरी ब्लॉक है, ये आपका एरे ही समझ लो, ठीक है। ए नाम का एरे है। हम एरे के लिए भी क्या कर सकते हैं, पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा था कि एक ही वेरिएबल के लिए हम अलग अलग एक से ज़्यादा पॉइंटर बना सकते हैं, तो आप ऐसा एज्यूम कर लो कि ये जो P1 और P2 जो दोनों पॉइंटर है वो हमारे कौन से पॉइंटर है, तो के एरे ए को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। एरे ए के लिए हमने P1 और P2 को बनाया है हमने, तो हम P1 प्लस P2 लिख सकते हैं, यस और नो। यहाँ पर फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक है, उसका एड्रेस मैं लिख देता हूँ 2002, उसके बाद 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ठीक है, तो अगर मेरा P1 पॉइंटर है और फॉर एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ कि वो कौन से एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, P1 तो कि 2004 को, और P2 फॉर एग्जांपल 2012 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं P1 प्लस P2 लिख सकता हूँ। यस सर। ओके, तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो P1 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा कि एड्रेस मिलेगा। यहाँ पर मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30 वैल्यू है और यहाँ पर 15 वैल्यू है, तो मैं सिर्फ P1 लिखूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा कि एड्रेस मिलेगा, एड्रेस। एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो P1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस क्या है, 2004 है, प्लस P2 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस क्या है, 2012 है। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा आपका 2016, ठीक है। तो अब आपका पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2016 होगा, यस और नो। यस सर। और कोई एडिशन देखो, ये 2016 होगा, 4000 यस 2016 नहीं होगा, 4016 नहीं होगा, 4016 होगा, ठीक है। क्या होगा आपका एडिशन, 4016 होगा, और ये क्या है अगेन, एड्रेस है। तो आपका जो एरे है उसका एड्रेस तो कहाँ तक है, लिमिटेड 2030 तक ही है, यानी कि आपके एरे की जो मैक्सिमम लेंथ है वो कहाँ तक है, एड्रेस जो 2030 है वहाँ तक की है। लेकिन आपने एडिशन कर दिया दोनों पॉइंटर का, और उसके बाद में जो भी एड्रेस निकल कर आ रहा है वो आपके जो एक्चुअल जो मेमोरी एड्रेस है उससे क्या हो जाता है, बियॉन्ड चला जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या कर पाएंगे, इस तरीके से पॉइंटर का एडिशन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि एक्चुअल में जो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पर दो मेमोरी एड्रेस का एडिशन हो जाएगा, और ऐसा हो सकता है जो एडिशन होने के बाद जो मेमोरी एड्रेस आंसर में निकल कर आए, जो कि यहाँ पर हमारे केस में क्या है 4016, वो पर्टिकुलर एड्रेस उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए असाइन हुआ ही ना हो, ठीक है। जैसे कि हमारे एरे ए के लिए 4016 एड्रेस असाइन नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा एरिया कहाँ से 2002 से लेके 2030 तक है। समझ में आ रहा है सबको। यस यस सर। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, कभी भी पॉइंटर वेरिएबल का एडिशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू है, अगर स्टार P1 प्लस स्टार P2 लिखा होता तो ये वैलिड है, ठीक है, क्योंकि स्टार की मदद से हम क्या कर रहे हैं, जो P1 का जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है उसको रिफर कर रहे हैं, तो कि यहाँ पर 30 आएगा और P2 की जगह क्या आएगा 15। तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है, लेकिन P1 प्लस P2 वो वैलिड नहीं है।
समझ में आ रहा है दोनों को बीच में डिफरेंस सबको? यस सर। ओके, तो सेम वे में अगर मैं इस तरीके से करूं कि P2 माइनस P1, तो ये ऑपरेशन वैलिड है कि नहीं है? यस No. सर। ओके, तो ये ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ये आपको क्या रिटर्न करेगा कि P1 पॉइंटर और जो P2 पॉइंटर है वो दोनों क्या करते होने चाहिए, किसी भी सेम एरे को पॉइंट होते होने चाहिए। और जब ये एक्सप्रेशन आप करोगे तो उसमें क्या होगा, ये दोनों पॉइंटर के बीच का जितना भी एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू आपको वहां पर मिलेगी। तो अगर हम P2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2012 है, माइनस हम क्या करेंगे 2004 करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा। ठीक है, और 8 मिलेगा तो हमारे पास टोटल कितनी है, 8 बाइट का एरिया हमारे पास हुआ। और हमने हर एक ब्लॉक जो है उसको हमने 2 बाइट का कंसिडर किया हुआ है, तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो 2 पॉइंटर है उसके बीच में कितने एलिमेंट रहेंगे आपके, तो के 4 अलग अलग एलिमेंट होंगे आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरीके से 2 पॉइंटर वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, लेकिन कौन से केस के अंदर, कि दोनों पॉइंटर वेरिएबल किसी भी सेम एरे को पॉइंट करते होने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस यस सर। ओके, तो अभी जैसे एडिशन का हम नहीं कर सकते, वैसे मल्टीप्लिकेशन भी हम नहीं कर सकते, उसी तरह से हम डिवीजन का ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। ओनली कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, तो के सब्ट्रैक्शन का। और उसके लिए भी कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है, तो कि जो दोनों पॉइंटर है वो सेम एरे को पॉइंट करते होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऑपरेशन वैलिड नहीं है। और पॉइंटर के अंदर आप इंक्रीमेंट करोगे तो आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल P1 है, ठीक है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो कि 2004 नंबर के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं P1 प्लस प्लस लिखूँ तो क्या होगा, तो जब कभी पॉइंटर के अंदर आप इंक्रीमेंट करोगे, वो अभी ओके, वो अभी हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगा उसमें आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, ड्रॉ किया हुआ है। तो कि जब कभी भी आप पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट करोगे तो वो क्या करेगा, जिस भी वैल्यू को पॉइंट करता होगा, जिस भी एड्रेस को पॉइंट करता होगा, उसके बाद का जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके एड्रेस को वो पॉइंट करने लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर P1 किसको पॉइंट कर रहा है, तो 2004 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही हम P1 प्लस प्लस लिखेंगे तो वो किसको पॉइंट करने लगेगा, 2006 को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। देखो यहाँ पर हमारे पास जो एरे है ये है, वो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, यानी कि हर एक मेमोरी ब्लॉक कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो के 2 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पर हर एक मेमोरी ब्लॉक के लिए कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, तो के 2 बाइट। अगर हमारा एरे जो है ये वो फ्लोट वाला होता, ठीक है, तो उसमें क्या होता, हर एक एलिमेंट के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होती, 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, और एज्यूम करो कि हमारा जो ये एरे ए है वो फ्लोट टाइप का है, और उसके लिए हमने पॉइंटर P2 यहाँ पर बनाया हुआ है, P2। अब मैं क्या करता हूँ, P2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए लिखता हूँ। तो ए वेरिएबल का एड्रेस मुझे कहाँ पर मिलेगा, पॉइंटर P2 के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो वो डायरेक्ट पहले किसको पॉइंट करेगा, तो कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा,
ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आपका यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कि आपका ये फ्लोट वाला एरे है, उसका फर्स्ट एलिमेंट 2002 पर है, तो नेक्स्ट एलिमेंट का कहाँ पर होगा, 2006 पर होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो ब्लॉक है उसकी साइज कितनी कंसिडर हो रही है, 4 बाइट हो रही है, क्योंकि हमारा एरे है वो कौन से डेटा टाइप का है, फ्लोट वाला है। ठीक है, तो इनिशियली P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2002 हो जाएगी। जैसे ही मैं P2 प्लस प्लस करूंगा तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने बाइट का होगा, जो कि 4 बाइट का होगा। 4 बाइट। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेमोरी एड्रेस मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 2006 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर देखो, हमने एरे की मदद से यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल दिया तो आपको इजीली समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में कभी कभी आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर x, और दूसरा मेरे पास है इंटीजर पॉइंटर p1। उसके बाद क्या किया कि p1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, और आपको बता दिया गया कि x का जो एड्रेस है वो क्या है, 2008 है। तो उसके बाद अगर आप P1 प्लस प्लस करोगे तो अभी P1 की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? 2010। के प्रमाण 2010 और ऑनलाइन कंपाइलर के साथ 2012। 2010 आएगा। क्यों? यहाँ पर देखो, आपको बताया भी नहीं गया है कि कोई एरे अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बोला गया कि दो वेरिएबल है, टाइप इंटीजर है, आपका पॉइंटर है, और आपका जो वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है, 2008 है। अब आप पॉइंटर की वैल्यू को x से इंक्रीमेंट करोगे तो आपने आंसर दिया, क्या दिया, 2010। क्यों? अगर 64 बिट का कंपाइलर होता तो? हाँ, वहीं पर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, वो हम कंपाइलर के बीच में नहीं जाएंगे, यहाँ पर मैं इजीली आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमारे जो इंटीजर डेटा टाइप है उसकी वे साइज हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, तो के 2 बाइट कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी पॉइंटर वेरिएबल में आप इंक्रीमेंट करोगे तो उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो किसके हिसाब से होगा, कि आपका पॉइंटर है वो कौन से डेटा टाइप का है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, अगर इंटीजर है तो डायरेक्टली उसमें 2 का एडिशन होगा, फिर भले आपने यहाँ पर प्लस प्लस एक ही बार लिखा है, सेम चीज अगर मैं एक्स वेरिएबल के साथ में करता यहाँ पर, तो क्या होता, एक्स वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा उसमें एक का ही इंक्रीमेंट होता, एक वैल्यू का ही इंक्रीमेंट होता। लेकिन पॉइंटर के केस में क्या है, आपका पॉइंटर जिस भी डेटा टाइप का है उसकी कंपाइलर में जो भी साइज ऑक्यूपाई हो रही है उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर अगर आपका इंटीजर डेटा टाइप का साइज 2 बाइट है तो 2 से इंक्रीमेंट होगा। अगर ये डेटा टाइप आपके कंपाइलर 4 बाइट का कंसीडर कर रहा है तो आपका 4 बाइट का इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। वैसे ही जैसे Yes, इंक्रीमेंट sir. होगा वैसे ही अगर आप डिक्रीमेंट करोगे तो जितना डेटा टाइप का साइज होगा उतना बाइट का वहां पर क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डेटा टाइप की साइज के हिसाब से हो रहा है उसका बेनिफिट हमें कहाँ पर मिलेगा, जब हम एरे के अंदर पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे तभी। क्योंकि सपोज इनिशियली हमारा जो पॉइंटर है वो हमारे एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, तो कि अगर इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट पर आप चले जाओगे। क्यों? क्योंकि एरे का डेफिनेशन भी वही कहता है, क्या कहता है कि एरे जो है उसका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सीक्वेंस होगा, यानी कि
फर्स्ट एलिमेंट जहां पर खत्म होता है वहां से दूसरा एलिमेंट स्टार्ट होता है, जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा पॉइंटर के जरिए एरे को एलिमेंट को एक्सेस करने में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एरे हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एड्रेस को वहां पर इंक्रीमेंट करते जाएंगे, पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो हमें एरे में जो नेक्स्ट एड्रेस कंसेक्यूटिव मिलेगा उसके बाद के एलिमेंट का वो हमें वहां पर मिलता जाएगा, और उसकी मदद से हम क्या कर सकेंगे, एरे के हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर पाएंगे वहां पर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर इसके बारे में आगे प्रोग्राम भी हम बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक कौन सा है आपका, तो के रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका जो पॉइंटर है वो किसी दो सेम डेटा टाइप को पॉइंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉइंटर p1 है वो x वेरिएबल को पॉइंट करता है और p2 है वो y वेरिएबल को पॉइंट करता है, तो ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल है p1 p2, इसके बीच में आप रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बीच में कंपैरिजन आप करवा सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एरिथमेटिक में ओनली कौन सा होगा, तो कि सब्ट्रैक्शन का, वो भी कब भी कि जो दोनों पॉइंटर सेम एरे को पॉइंट करते हो तभी। लेकिन रिलेशनल में हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके दो पॉइंटर है वो सेम डेटा टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करते हैं, तो उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करवा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। Yes, ओके। sir. तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो स्लाइड है वो पॉइंटर स्केल फैक्टर है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। सपोज इंटीजर x इज इक्वल टू 10 है, और ये जो x वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है, हमारे पास 2008 है, और मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल है p, और मैं p को क्या करता हूँ, x का एड्रेस असाइन करता हूँ। तो उसके बाद जब मैं p इज इक्वल टू p+1 लिखूंगा, और उसके बाद में p की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, बता सकता है कोई? 2009। 2009। और कोई? सर क्वेश्चन रिपीट करोगे? हाँ, देखो यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है x नाम का, जिसका मेमोरी में एड्रेस क्या है, 2008 है, ठीक है। उसके बाद हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, वो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने x नाम का जो वेरिएबल है हमारा उसका एड्रेस स्टोर करवाया। उसके बाद में हमने एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा, कौन सा, तो कि p इज इक्वल टू p+1। उसके बाद जब मैं p की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, तो आप में से किसी ने एक आंसर दिया 2010 होगा 2009। सर। 10 मिलेगा 2010 होगा सर, 2010। और 2012 भी हो सकता है। 2010, ठीक है। अभी आगे की स्लाइड में ही हमने ये चीज डिस्कस की थी, तब मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ अलग लिखा था, p++ ऐसे लिखा था। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है उसका मतलब सेम ही निकल के आता है, ठीक है। सर p++ लिखो या फिर p इज इक्वल टू p+1 लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो कि 2010 ना कि 2009, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप है वो कितने बाइट का है, 2 बाइट का है, 2 बाइट। ठीक है। तो जब हम पॉइंटर होगा उसके अंदर किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का एडिशन करेंगे, तो साथ में हमें क्या करना होगा, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू का एडिशन करे उसको हमें पॉइंटर के डेटा टाइप के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, बाद में इसका एडिशन होगा, ठीक है। तो ये p इज इक्वल टू p+1 जो एक्सप्रेशन है, इसको आप किस तरीके से करोगे, तो पहले तो यहाँ पर p का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 2000
8 प्लस यहाँ पर 1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा टाइप है यानी कि जिस टाइप का हमारा पॉइंटर है वो डेटा टाइप को कितनी बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है कंपाइलर के थ्रू उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 2010। अगर मैं यहाँ पर p+3 लिखता हूँ तो उसका आंसर क्या होगा, सेम केस के अंदर 2011 2011 2040 2011 नहीं आएगा। अगेन मैं आपको ये रिपीट करके देता हूँ, ठीक है। p = p+3, 3 आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू जब कभी भी आप पॉइंटर में ऐड करोगे तो उसके साथ में क्या करना है आपको, आपका पॉइंटर का डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर है, और उसको कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है तो 2 बाइट की, तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में जो भी आंसर आता है उसको आपको p की वैल्यू में ऐड करना, तो p का वैल्यू क्या है 2008 है। तो अभी 2008 + 16 होगा तो क्या आ जाएगा 2014 आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अगर p-2 लिखा है मैंने, p = p-2, तो उसका आंसर क्या आएगा 2004 12 आपको एड्रेस x का ये वाला है, ठीक है। उसके बाद p की वैल्यू आपने यहाँ पर असाइन की है। अब मैं p = p+1 की जगह कौन सा स्टेटमेंट लिखूंगा, p = p-2, तो क्या होगा, p का वैल्यू क्या है तो कि 2008 है। उनमें से कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आपको माइनस करनी है तो जैसे ऐड करते टाइम पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना है, तो टोटल इसका आंसर क्या आएगा 4, तो हमारा इसका आंसर क्या मिलेगा 2004 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पर, ठीक है। देखो अभी हमारे पॉइंटर का, अभी हमारे पास x नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 3.14 है, और उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है। तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, x वेरिएबल का एड्रेस को हम असाइन करते हैं, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ p = p+2 लिखता हूँ। इसके बाद जब मैं प्रिंटफ करके p की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे कौन सी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, और साथ में x जो वेरिएबल है उसका एड्रेस फॉर एग्जांपल आपके पास है 2012, और जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है उसकी मेमोरी में साइज आपको कितनी कंसीडर करनी है तो के 4 बाइट कंसीडर करनी है। तो ये केस के अंदर हमारा आंसर क्या आएगा 2020 ओके 2020। और कोई आंसर है? 2020 ओके 20 इसके अलावा कोई आंसर है किसी के पास? ओके हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास 2016 एक्सप्रेशन 2000 एक्सप्रेशन जो हमारा है उसको हम इवेल्यूट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पॉइंटर वेरिएबल में कोई भी आप न्यूमेरिक की वैल्यू ऐड करो या फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या करना है, उस न्यूमेरिक की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, कि जो भी डेटा टाइप का पॉइंटर है
उसका मेमोरी में साइज कितना है उसके साथ। तो हमने यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप कंसीडर किया है और उसका मेमोरी में साइज कितना कंसीडर किया है, तो कि 4 बाइट। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ, तो 8 आंसर मिलेगा हमें। और हमारा p का आंसर क्या है, तो कि p एड्रेस स्टोर कर रहा है किसका, तो कि x वेरिएबल का, और x वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कौन सा है, 2012। अब इन दोनों का एडिशन होगा तो आपको जो आंसर मिलेगा, अगेन एक एड्रेस होगा, कौन सा वो एड्रेस होगा वो, तो कि 2020। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका आंसर बताना कि अगर मेरा एक्सप्रेशन इस तरीके का हो कि p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई 2, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। एनीवन? 2028 2028 ओके, 4028 2028 4028 28 तो एक्चुअल में अगर हम इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आपका होगा। और अल्टीमेटली जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्चुअल एड्रेस होगा उससे कहाँ चला जाएगा, बियॉन्ड चले जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि इस टाइप का मेमोरी एड्रेस आपके कंप्यूटर में अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है वो हम पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम वे में डिवीजन का ऑपरेशन है उसको भी हम पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एड्रेस को आप डिवाइड करोगे किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से, तो हो सकता है आपका वो आंसर कहाँ पर आए, रियल नंबर के फॉर्म में आए। और कोई भी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी एड्रेस होता है वो कभी भी रियल नंबर के अंदर नहीं होता है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir, can you repeat one more time? हेलो, Sir, can you repeat one more time, please? हाँ ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर या फिर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो, इसमें आप इंक्रीमेंट कर सकते हो या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई भी न्यूमेरिक होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, कोई भी हो सकता है। किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को आप पॉइंटर के अंदर ऐड कर सकते हो या फिर उसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को आप पॉइंटर के अंदर पॉइंटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो और डिवीजन भी नहीं कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एड्रेस, जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कहाँ पर हो जाएगा, बियॉन्ड दी मेमोरी एड्रेस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, या फिर आपको गार्बेज वैल्यू मिल सकती है जो कि हमारे लिस्ट में अवेलेबल ना हो। लिस्ट में अवेलेबल ना हो मतलब हमारे किसी भी वेरिएबल को वो पर्टिकुलर एड्रेस अलोकेट नहीं हुआ है जो हम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप डिवीजन का ऑपरेशन करते हो तो हो सकता है कि जो डिवीजन का आंसर आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर में आएगा, पॉइंट वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही देख लो कि p का वैल्यू क्या है 2012, और उसको आप सपोज 5 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल प्लेस के अंदर आएगा। और कंप्यूटर के अंदर कभी भी कोई भी मेमोरी एड्रेस होगा वो डेसिमल प्लेस के साथ में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यानी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेमोरी एड्रेस 2012.3 है। ठीक है, वो कंप्लीट नंबर ही होगा, 2012, 15, 17 कोई भी होगा वो डेसिमल प्लेस में उसका एड्रेस का नंबर नहीं होगा। इसीलिए हम
पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में। यानी कि हम यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, यानी कि हम पॉइंटर मल्टीप्लाई 3, पॉइंटर मल्टीप्लाई 7 या फिर पॉइंटर डिवाइड बाय 4, पॉइंटर डिवाइड बाय 9 इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, हम पॉइंटर के साथ में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का नहीं लिख सकते हैं वहां पर। रीजन मैंने आपको बताया कि क्या होगा अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जब कभी भी अगर आप ये वाले स्टेटमेंट आप लिखोगे तो कंपाइलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही आपको क्या दिखा देगा, वहां पर एरर दिखा देगा, क्योंकि ये वाले जो रूल है, एक्सेप्शनल जो रूल है, वो कंपाइलर जब लिखा गया है, उसका कोड किया गया है, तभी वहां पर प्री डिफाइंड होते हैं। तो जब कभी कंपाइलर इस तरीके का स्टेटमेंट रीड करेगा तो आपको डायरेक्टली एरर शो कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा वो रूल्स ऑफ पॉइंटर है, यानी कि पॉइंटर के बारे में जितनी भी डिस्कशन हमने अब तक की है उसके ऊपर से हमने ये रूल्स लिखे गए हैं कि किस तरीके से हमें पॉइंटर का इस्तेमाल करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर और कौन से पर्पस के लिए हमारा पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है कि अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल कैन बी असाइन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को हम स्टोर करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है पॉइंटर वेरिएबल कैन बी असाइन द वैल्यू ऑफ अनदर पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि जो हमने पॉइंटर का चेन हमने जो बनाया था उसमें क्या किया था कि P2 पॉइंटर के अंदर हमने P1 पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस हमने वहां पर लिया था। तो सेम यहाँ पर लिखा है कि पॉइंटर वेरिएबल कैन बी असाइन द वैल्यू ऑफ अनदर पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप दूसरे पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को भी ले सकते हो और उसके एड्रेस को भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes. सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वन कि पॉइंटर वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज विथ नल और जीरो। अब तक हमने जो पॉइंटर का इस्तेमाल किया उसमें हमने सिर्फ क्या किया था, पॉइंटर का डिक्लेरेशन इस तरीके से किया था और इनिशियलाइजेशन हमने कैसे किया था कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमने वहां पर दे दिया था। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको पता नहीं है कि आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू एड्रेस वहां पर स्टोर करना है, तो आप पॉइंटर वेरिएबल को नल से इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अभी आपको पता नहीं है वहाँ किसके वेरिएबल का एड्रेस देना है, जब पता चलेगा तब आप इस तरीके से दे सकते हो p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ y वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें क्या लिखा गया है, पॉइंटर वेरिएबल कैन बी प्रीफिक्स्ड और पोस्टफिक्स विथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि हमने देखा कि हमने p प्लस प्लस करके देखा तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, वो हम चीज परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर p माइनस माइनस करेंगे तो वो चीज भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। सेम वे में प्लस प्लस p को हम परफॉर्म कर सकते हैं और माइनस माइनस p को हम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हम पॉइंटर के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हमें ऐड करनी है या फिर सब्ट्रैक्ट करनी है तो वो चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली p प्लस प्लस का आंसर क्या होगा, p इज इक्वल टू p प्लस 1। तो ये क्या हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू हुआ और पॉइंटर के अंदर हमने उसका एडिशन किया। अगर p माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, p इज इक्वल टू p माइनस 1। तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू का हमने पॉइंटर में से सब्ट्रैक्शन किया, तो ये दोनों चीजें आपको अलाउड है। अलाउड नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों चीजें आपको अलाउड
नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है एन इंटीजर वैल्यू में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो जो चीजें हमने यहाँ पर की, तो अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर करोगे तो इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी आपकी 1 होगी। उसके अलावा डायरेक्टली आप कर सकते हो p इज इक्वल टू p प्लस 3 और p इज इक्वल टू p माइनस 2। तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप या फिर इंटीजर वैल्यू आप पॉइंटर वेरिएबल में ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? सर यस सर। ओके, उसके बाद जो 6 पॉइंट है यस कि सर। अगर दो पॉइंटर है पॉइंट टू दी सेम एरे, दो पॉइंटर है फॉर एग्जांपल p1 एंड p2 दोनों सेम एरे ए को पॉइंट कर रहे हैं आपके, तो आप क्या कर सकते हो कि वन पॉइंटर वेरिएबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर, यानी कि आप p2 माइनस p1 या फिर p1 माइनस p2 ये दोनों ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों पॉइंटर सेम एरे को पॉइंट करते होने चाहिए, तभी आप पॉइंटर का सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। p1 प्लस p2 इस तरीके से आप कर भी नहीं सकते हो। फिर p1 मल्टीप्लाई p2 ये भी आप नहीं कर सकते हो। p1 डिवीजन p2 ये भी आप नहीं कर सकते हो। ओनली एक ही कर सकते हो p1 माइनस p2 या फिर p2 माइनस p1। लेकिन उसके लिए भी क्या कंडीशन है कि दोनों पॉइंटर सेम एरे को पॉइंट करते होने चाहिए। समझ में आ रही है सबको ये चीज? यस सर। ओके, Yes. उसके बाद नेक्स्ट है when two pointer point to the object of the same data type। ठीक है, यानी कि p1 है हमारे पास और p2 है, तो p1 फॉर एग्जांपल x वेरिएबल को पॉइंट करता है और p2 फॉर एग्जांपल y वेरिएबल को पॉइंट करता है। लेकिन इन दोनों का डेटा टाइप अगेन क्या है, फॉर एग्जांपल इंटीजर है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, दे कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। तो आप यहाँ पर p1 ग्रेटर देन p2 या फिर p1 लेस देन p2 या फिर p1 इक्वल इक्वल p2, तो ये तीनों चीज़ें आप लिख सकते हो। लेकिन उसमें रूल क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंटर है उसका जिस वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, p1 x को पॉइंट कर रहा है, p2 y को पॉइंट कर रहा है, लेकिन दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, सेम है। तो हम इन दोनों के बीच में ये सारी कंपैरिजन करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, Sir, उसके बाद है पॉइंटर वेरिएबल कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट। जो अभी हमने देखा कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप कांस्टेंट वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो और डिवाइड भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, 2 पॉइंटर वेरिएबल कैन नॉट बी एडेड, जो कि हमने यहाँ पर देखा दो पॉइंटर वेरिएबल ऐड नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है कि a value cannot be assigned to an arbitrary address। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया गया है। आर्बिट्ररी एड्रेस का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से कोई भी वेरिएबल के एड्रेस को डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से लिखा कि इंटीजर x और मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि इंटीजर x इज इक्वल टू 10, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। मैं डायरेक्ट एड्रेस को वैल्यू असाइन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको एड्रेस के जरिए वैल्यू असाइन करवानी है तो आपको कंपलसरी किसका इस्तेमाल करना है, पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। उसकी मदद से आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो जैसे कि हमने किया। कोई भी वेरिएबल का एड्रेस को हमने एड्रेस ऑपरेटर की मदद से रिफर किया और उसको हमने वैल्यू असाइन किया, तो ये चीज़ वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। no, sir. ओ सर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरे का। तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। 1.5 घंटा ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया हुआ है। ठीक है, तो आगे का जो भी डिस्कशन है वो हम सैटरडे को करेंगे। हाँ जी, और
आपका जो मिड सेम का एग्जाम है, ठीक है, आपका वो mid- टाइम टेबल आ गया 24